Hello students, today we will start our new topic that is digestive system, and in this digestive system we will study about regulation of acid production and anatomy and physiology of salivary glands, and also we will cover the topic different type of gastrointestinal tract disorders and their etiology and causes and symptoms. So let's get started. So in the very first, we will start with the introduction part, and in this introduction part, we will cover introduction of salivary glands. तो salivary glands क्या होती है? salivary glands जो होती है वो saliva को प्रोड्यूस करती हैं। हम सभी को पता है जब हम कभी भी कुछ भी टेस्टी फूड देखते हैं या टेस्टी फूड को स्मेल करते हैं, तो हमारी जो माउथ है उसमें क्या होता है, saliva सिक्रीट होती है। तो ये जो saliva होती है इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या काम होता है saliva का? जो स्लाइवा होती है, वो स्लाइवा क्या करती है, हमारे जो भी फूड पार्टिकल है, जो हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, उस फूड के साथ मिक्स होकर उस फूड को क्या करती है, थोड़ा-सा स्लिपरी बनाती हैं, उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं ताकि हम जो फूड खा रहे हैं उसको ईज़िली जो है वो हम अपने ईसोफेगस से हम अपने स्टमक तक ले जा सकें। तो ये जो होता है वो मेन फंक्शन होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि हमारे सलाइवा का। ओके, अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू ओवरव्यू की, तो सलाइवा जो होती है वो एक तरीके का मिक्सचर होता है। तो ये मिक्सचर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? ये मिक्सचर जो होता है वो वाटर से, म्यूकस से, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस से और डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। और जो अमाइलेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड का। इसका काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या प्रेज़ेंट होता है? स्टार्च प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ये स्टार्च क्या करता है, जो भी फूड में हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये जो अमाइलेज होता है ये क्या करता है, ये हमारे स्टार्च को हमारे जो ग्लूकोज और माल्टोज, ठीक है, शुगर के ही ये जो शुगर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इन शुगर के डेरिवेटिव्स में क्या करता है, तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। यानी कहने का क्या मतलब है, जो अमाइलेज है वो अमाइलेज स्टार्च को यानी कि हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर्स में यानी कि ग्लूकोज़ और माल्टोज़ में ब्रेक डाउन कर देता है, उनको तोड़ देता है। जब कभी हम इस खाने को खाते हैं तो क्या क्या होता है, व्हेनेवर वी च्यू वी आर एक्टिवेटिंग सलाइवरी ग्लैंड्स इन प्रिपरेशन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ आवर मील। मतलब कि हम जब भी खाना खा रहे होते हैं, खाने को चबा रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं ताकि वहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस हो सके या सलाइवा एक्सपेल हो सके। नाउ फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इट हेल्प टू कीप अवर माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ल्यूब्रिकेटेड। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि खाना जो हम खा रहे हैं उस खाने को हम ड्राई अपने माउथ से स्टमक तक नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या होता है, जो खाना जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ल्यूब्रिकेटेड हो जाता है यानी कि उस थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। इसका काम क्या होता है, ये ईजिली बस इसका काम क्या होता है, ईजिली माउथ से स्टमक तक ये पहुंच जाता है। नाउ दूसरी बात क्या होती है, जो सेकंड फंक्शन है हमारा, वो जो स्लाइवा है वो क्या कर रहा है, जब भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद यानी कि आफ्टर मील हमारे पूरे माउथ को, हमारे टीथ को क्या करता है, एक तरीके से क्लीन करने का काम करता है। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शंस की बात। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं लोकेशंस की। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये कहाँ-कहाँ पर हमारे माउथ में प्रेज़ेंट होते हैं। ऑल ओवर माउथ हमारे ये प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स में प्रेज़ेंट होते हैं, तो इसलिए इनकी कुछ-कुछ लोकेशंस जो होती हैं, वो हमारे माउथ में प्रेज़ेंट हैं कि कहाँ-कहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, वो सिचुएटेड होती हैं। तो ये कहाँ-कहाँ होती हैं? ये हमारे लोअर जॉ में होती हैं, अपर जॉ में होती हैं एंड बिलो टंग यानी हमारे जीभ के नीचे प्रेज़ेंट होती हैं। हम ईज़िली इसको इन द मिरर देख भी सकते हैं। जो हमारे टंग के जो नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसको हम ईज़िली देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लोकेशन की बात। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, क्या काम होता है इसका और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। ओके, तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो है वो किस चीज़ का है? सलाइवरी ग्लैंड्स के डायग्राम है, ठीक है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स के डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि
जो लोकेशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड की दिखाई दे रही होगी कि माउथ में एक्चुअल में हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ-कहाँ पर प्रेज़ेंट होती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये लोअर जॉ में, अपर जॉ में और बिलो टंग प्रेज़ेंट होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में भी, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल डक्ट्स हैं एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ये सारी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा लोअर जॉ है, ठीक है? और बीनीथ द चीक, गाल के पीछे जस्ट और बिलो द टंग भी दिखा रहे हैं। देखिए आप जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल मतलब लिंगुअल का मतलब ही होता है टंग, यानी कि सबलिंगुअल मतलब टंग के जस्ट नीचे। तो इस डायग्राम में आप लोग को ईज़िली समझ आ रहा होगा कि कौन-सी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। Okay, now move to the next slide, that is type of salivary glands. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि salivary glands कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर 3 टाइप्स दे रखे हैं। कौन-कौन से टाइप्स हैं? पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस तरीके के ग्लैंड्स होते हैं और कहाँ-कहाँ पे ये प्रेज़ेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, देन आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड उसके बाद आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। चलिए एक-एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की, जो कि कहाँ प्रेज़ेंट होता है, ये हमारे चीक्स में, ठीक है? आप देख सकते हैं बीनीथ द चीक हमारे, और पेयर्स में ये प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? आप लोगों को डायग्राम में भी इसकी लोकेशन दिखाई दे रही होगी। नाउ सेकंड क्या है कि ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? तो लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और 20% अमाउंट ही सलाइवा का हमारे ओरल कैविटी में या हमारे माउथ में ये सिक्रीट करते हैं। और अगर हम काम की बात करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे फूड को मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट का मतलब होता है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ना, ठीक है? तो फूड को जो सेगमेंट्स में तोड़ने का काम है, ठीक है? वो किसका काम है? हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स के सलाइवा का काम होता है। नाउ सेकंड हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, जो कि हमारे मैंडिबल में, ठीक है? मैंडिबल जो बोन है होती है वो हमारे फेस की एकमात्र ऐसी बोन होती है जो कि हम मूव कर सकते हैं। तो मैंडिबल में लोकेट होती है, आप देख सकते हैं ये कि इसकी पोज़ीशन की ये कहाँ पर लोकेट करती है। नाउ सेकंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मतलब पैरोटिड के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। और ये क्या करती है, 65% अमाउंट हमारे सलाइवा का हमारे ओरल कैविटी में सिक्रीट करती है। और अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये क्या करती है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को ल्यूब्रिकेट करती है। ल्यूब्रिकेट मतलब कि स्लिपरी बनाती है, हमारे फूड के बोलस पार्टिकल को स्लिपरी बनाती है ताकि हम इजीली अपने फूड को अपने माउथ से अपने स्टमक तक वाया ईसोफेगस ले जा सके। नाउ थर्ड की अगर हम बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, तो लोकेटेड अंडर द टंग, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होता है कि हमारे जीभ के जस्ट नीचे लोकेट करती है। सेकंड आता है कि ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ होती है, ठीक है? मतलब इन दोनों यानी कि पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के कंपैरिज़न में सबलिंगुअल जो होती है वो स्मॉलेस्ट इन साइज़ होती है। स्मॉलेस्ट साइज़ है, इट मीन्स कि ये 5% अमाउंट ही अपने सलाइवा का हमारे ओरल कैविटी में सिक्रीट कर पाती है। ओके, चलिए बात करते हैं अब प्रोडक्शन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एसिड होता है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन का, यानी कि हमारे स्टमक का ही एक पार्ट होता है। आप लोगों ने कई पिक्चर्स देखी होंगी बुक्स में जिसमें स्टमक होता है और स्टमक में एक फ्लूइड भरा होता है। तो जो वो फ्लूइड फिल्ड होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, वो हमारा एसिड होता है। तो हमारे स्टमक का क्या होता है, एक एसिडिक मीडियम होता है। अगर हम बात करते हैं कि इस एसिड का रोल क्या है, तो ये जो एसिड होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको क्या करता है, उसको किल करता है। तो कई बार जैसे ऐसा होता है कि हम जो फूड को इनटेक कर रहे होते हैं, तो वो फूड क्या होता है, बहुत ही बैक्टीरिया से मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ जो होते हैं वो स्टिक होते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो बैक्टीरियल फ्री नहीं होता है। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, हमारे फूड के साथ में क्या होता है, हमारे स्टमक में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक को हार्म पहुँचाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एसिड क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। नाउ अगर हम सेकंड बात करें तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन
इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड पेप्सिनोजेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है। यानी कि जो म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये गैस्ट्रिन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये सब हमारे क्या कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये हमारे स्टमक से सिक्रीट होते हैं। नाउ जो पैराइटल सेल्स होते हैं, जो कि हमारी स्टमक की लाइनिंग पे प्रेज़ेंट होते हैं, यानी कि हमारी जो स्टमक की लाइन जो हमारे स्टमक की जो मेम्ब्रेन होती है, वो किससे मिलके बनी होती है? पैराइटल सेल से मिलके बनी होती है। और इन पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है? एचसीएल को कंसंट्रेटेड फॉर्म में सिक्रीट करना। तो जो ये एचसीएल है, इसका कितना पीएच रहता है? ये पीएच हमारा 1 टू 3 पीएच रहता है और बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम होता है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो तो एचसीएल के मतलब एचसीएल के अंडर आके क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पैथोजेन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है, वो एसिड रेसिस्टेंट होती है। इस वजह से जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो उस एसिड में आके क्या होते हैं, वो मर नहीं पाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक में इन्फेक्शन को कॉज़ करते हैं और जो स्टमक की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए चलिए मैंने एक वीडियो आप लोग को शेयर करी है, उस वीडियो को देखते हैं और उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड किस तरीके से होता है और ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं। Phases of acid secretion. The physiologic stimulation of acid secretion has classically been divided into three interrelated phases: cephalic, gastric, and intestinal. The cephalic phase is activated by the thought, taste, smell, sight of food, and swallowing. It is mediated mostly by cholinergic or vagal mechanisms. The gastric phase is due to the chemical effects of food and distension of the stomach. Gastrin appears to be the major mediator since the response to food is largely inhibited by blocking gastrin action at its receptors. The intestinal phase accounts for only a small proportion of the acid secretory response to a meal. Its mediators remain controversial. The observation that H2 receptor antagonists block the cephalic and gastric phases underscores the importance of histamine mediation of the stimulatory response and illustrates the interdependence of the different phases. After watching that video, come to the our next topic, that is जो स्टेप्स जो हैं वो हमारी किस तरीके से एसिड प्रोडक्शन की किस तरीके से जो स्टेप्स होती है वो वन बाय वन हम कवर करेंगे इसमें कि किस तरीके से इन्वॉल्व रहती हैं हमारे एसिड की प्रोडक्शन की सारी स्टेप्स हमारे स्टमक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो CO2 होता है, तो ये CO2 क्या करता है, ये हमारा पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ कर जाता है। ये CO2 कहाँ से आता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर करते हैं, तो ये जो CO2 होता है, ये हमारे टिश्यूज़ में पहले से प्रेज़ेंट होता है। तो ये जो CO2 होता है, ये क्या करता है, हमारे पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ कर जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है कि जितना भी वाटर होता है, ये वाटर हमारी सेल्स में प्रेज़ेंट होता है। ये वाटर CO2 के साथ में कंबाइन होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर कन्वर्टिंग ये क्या करता है कि SCO3 आयंस और H आयंस में ये टूट जाता है। बहुत ही वीक बेस होता है, बहुत ही वीकली कंपाउंड्स होते हैं, ये इसीलिए बहुत ईज़िली टूट जाते हैं। नाउ क्या होता है कि जो SCO3 आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल के बाहर फ्लूइड में चले जाते हैं और जो H आयंस होते हैं, हमारे पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन, पोटेशियम, ATPase प्रोटॉन पंप के थ्रू क्या करते हैं, स्टमक के अंदर पहुँच जाते हैं। और नाउ फिर क्या होता है, जो H आयंस होते हैं, उस जैसे ही वो स्टमक के अंदर जाते हैं, उसी के साथ जो क्लोराइड आयंस भी होते हैं, वो भी हमारे प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेल का पूरा हम देख रहे हैं कि एसिड का किस तरीके से हमारा पूरा प्रोडक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक और वीडियो देखते हैं पूरी, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि किस तरीके से ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं एसिड प्रोडक्शन में। Secretion of hydrochloric acid. Davenport theory. Hydrochloric acid secretion takes place in the canaliculi of the parietal cells in gastric glands. Energy for this process is obtained from oxidation of glucose.
Carbon dioxide is derived from metabolic activities of parietal cell and from blood as well. Carbon dioxide combines with water to form carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase. Carbonic acid is a very unstable compound and splits into hydrogen ion and bicarbonate ion. The hydrogen ion is actively pumped into the canaliculi of the parietal cell. At the same time, chloride ion is also pumped into the canaliculus actively. The hydrogen ion combines with the chloride ion, which is derived from the sodium chloride in the blood, to form hydrochloric acid. To make up for the loss of chloride ion, the bicarbonate ion from the parietal cell enters the blood and combines with sodium to form sodium bicarbonate. Factors stimulating the secretion of hydrochloric acid are gastrin, histamine, vagal stimulation. Factors inhibiting the secretion of hydrochloric acid are secretin, gastric inhibitory polypeptide, and peptide Y. ओके, चलिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, जो कि है रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन। मतलब कि एसिड का प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि 3 फेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलिक फेज की। तो सिफेलिक फेज क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज हाई इन दिस फेज। मतलब कि हमारे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन का जो रेट है वो हमारे सिफेलिक फेज में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दिस फेज बिगिंस बिफोर द फूड एंटर द स्टमक। मतलब कि हमारे स्टमक में फूड एंटर होने से पहले ही ये जो सिफेलिक फेज है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो गैस्ट्रिन जूस को सिक्रीट करना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरीके से होता है? या तो अगर हम फूड को देख लें, साइट, स्मेल, टेस्ट और थॉट, मतलब उसकी स्मेल से, टेस्ट से, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सिफेलिक फेज जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। Now cerebral cortex and hypothalamus are the origin site of the neurogenic signals। तो जो cerebral cortex है और हमारा hypothalamus है, ये हमारे origin sites होते हैं न्यूरोजेनिक सिग्नल्स के। और ये न्यूरोजेनिक जो सिग्नल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे वैगस नर्व तक जाते हैं, जो कि हमारे स्टमक से अटैच रहती है। और ये वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा स्टमक क्या करता है, एसिड प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। नाउ सेकंड बात करते हैं हम गैस्ट्रिक फेज की। तो गैस्ट्रिक फेज जो होता है इसमें जो रेट ऑफ सिक्रीशन जो होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो इन कंपैरिजन सिफेलिक फेज जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और जो दिस फेज बिगिन एज सून एज द फूड एंटर द स्टमक। उसमें क्या हो रहा था कि हम फूड को सिर्फ स्मेल, टेस्ट और सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही ये जो एसिड सिक्रीशन है वो इसकी फेज जो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फूड जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, जैसे ही एंटर होता है ये गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाती है और क्या करती है, ये हमारे वैगल रिफ्लेक्स जो है उसको कॉज करती है, उसको बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। और ये रिफ्लेक्स क्या करते हैं, वैगल रिफ्लेक्स क्या करते हैं, ये हमारे एचसीएल का सिक्रीशन जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल फेज की, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है हमारा एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन भी क्या करती है, जैसे ही फूड वहाँ पहुँचता है, हमारा जो क्या बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है वो वहाँ पहुँचता है, और वो क्या करता है कि लो अमाउंट में वहाँ पर भी पीएच जो होता है वो हमारा लो होता है, तो वहाँ पर भी एसिड का प्रेजेंस होता है और एसिड वहाँ पर सिक्रीट होने लगता है, ताकि पूरी तरीके से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। और सेकंड जो है वो हमारे हार्मोनल मैकेनिज्म होते हैं। जब ये एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक सोमैटोस्टैटिन, कोलिसाइटोकाइनिन, जो कि ये जो हमारे इनहिबिटरी पेप्टाइड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो एसिड जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है वो रुक जाता है। नाउ दीज हार्मोन्स टुगेदर इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये 3 फेजेस थी जिनके बेसिस पे रेगुलेशन होता है हमारे एसिड प्रोडक्शन का। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे।
ओके, अभी तक तो हमने एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है, सलाइवा कैसे बनती है और कौन-कौन सी स्टेप होती हैं एसिड के प्रोडक्शन में, रेगुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नाउ अब बात करते हैं हम कुछ डिसऑर्डर्स की जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं माउथ अल्सर। तो आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे कि मैंने 3 जो है वो आपके डिसऑर्डर्स को यहाँ पर समझाया है। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ अल्सर, तो उसके बाद आता है हमारा मम्प्स एंड थर्ड आता है हमारा फेरिंगाइटिस। नाउ एक-एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउथ अल्सर के बारे में। तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा डायग्राम में ये किस तरीके का होता है। ये एक हम जैसे कॉमन भाषा में बोल सकते हैं कि मुँह में छाला हो जाना। तो माउथ अल्सर क्या है, एक तरीके का हमारा जो वुंड है हमारे मुँह के अंदर, ठीक है? हमारे माउथ के अंदर वो जो होता है वो हमारा एक तरीके का बहुत ही पेनफुल जो होती है वो कंडीशन होती है। तो ये किस तरीके से होती है, ईटियोलॉजी में अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से और एनीमिया की वजह से होती है। और सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं तो अपीयरेंस ऑफ राउंड सोर्स विद इन द माउथ, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो माउथ अल्सर में हम जो है वो फ़ील करते हैं, ये सारे सिम्पटम्स हमको होते हैं। नाउ हम सेकंड बात करते हैं मम्प्स की, जिसमें एटियोलॉजी अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, तो मम्प्स वायरस जो होता है वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड को अफ़ेक्ट करता है। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जो चीक्स के पास मैंने अभी आपको बताया था पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये हमारी स्वेल कर जाती है। नाउ सिम्पटम्स की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को फ़ीवर्स आता है, हेडेक होता है, मसल पेन रहता है और भूख भी नहीं लगती, एपेटाइट लॉस हो जाती है। नाउ थर्ड हम बात करते हैं फेरिंगाइटिस की। तो ये क्या होता है, फ्लू की वजह से, कोल्ड की वजह से, चिकन पॉक्स और समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज़ करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेरिंगाइटिस को कॉज़ करती हैं। नाउ सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं तो सोरनेस ऑफ थ्रोट, मतलब कि गले में खराश होना, हम कह सकते हैं कि हमारा गला जो होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर, उसकी वज़ह से फ़ीवर भी होता है, हेडेक भी होता है और स्किन रैशेज़ भी होते हैं। तो ये अभी तक तो हमने ये जो तीनों जो है वो माउथ अल्सर हो गया, मम्प्स हो गए, फेरिंगाइटिस हो गए, ये तीनों जो होते हैं ये डिसऑर्डर्स हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। आई होप आप तीनों को इनकी इटियोलॉजी, इनके सिम्पटम्स को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे रेस्ट ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की। देन हम देखेंगे कॉन्स डिज़ीज़ के बारे में और देन आफ्टर हम देखते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम्स की। एक-एक करके तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की। तो ईटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज़ होते हैं। नाउ सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं तो इन पेशेंट्स के अंदर जो होता है पेन, बर्निंग, इरिटेशन इन स्टमक, वेट लॉस एंड एपेटाइट लॉस एंड वॉमिटिंग जो है, इनके सिम्पटम्स जो हैं वो देखे जाते हैं जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है। नाउ सेकंड हम बात करते हैं क्रॉन्स डिज़ीज़ की। तो क्रॉन्स डिज़ीज़ में एटियोलॉजी अगर हम देखते हैं तो एलर्जीज़ होती हैं कुछ तरीके की, कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्रॉन्स डिज़ीज़ को कॉज़ करते हैं और इसमें हमारे जो रेक्टल का पार्ट जो होता है, हमारे इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं और ऐसे पेशेंट को कुछ सिम्पटम्स भी होते हैं लाइक फ़ीवर हो गया, पेन, लॉस ऑफ वेट एंड रेक्टल ब्लीडिंग भी देखी जाती है। नाउ थर्ड हम मूव करते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम्स की। तो एटियोलॉजी इस इनकी अभी तक कोई पर्टिकुलर एटियोलॉजी नहीं है और इसमें होता क्या है, जो हमारा ड्यूोडेनम का जो पार्ट होता है वहाँ पर अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है ये हमारी। तो इसमें सिम्पटम्स अगर हम देखते हैं तो सिम्पटम्स में फीलिंग ऑफ बर्न, पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हमारे रेस्ट ऑफ जो थे वो डिसऑर्डर थे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के।
ओके, नाउ आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स किस तरीके से जो है वो एक्सपेल होते हैं, किस तरीके से सीक्रेट होते हैं, किस तरीके से एसिड का प्रोडक्शन होता है, कौन-कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व रहती हैं और रेगुलेशन किस तरीके का होता है और कौन-कौन से डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, उनके सिम्पटम्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से इटियोलॉजी उनकी होती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।